स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर जिसका नाम रियल नंबर है और इनके सब्जेक्टिव सवाल यानी आज रियल नंबर के पहले एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक सवालों को हल करते हैं और सवालों को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए क्लास 10th का ये कहने का मतलब ये क्लास 10th का जो है पहला यानी चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है, पहला ही चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर आपका फर्स्ट है और इनके सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला अगर एक्सरसाइज का पहला अगर देखें सवाल देखें तो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमको निकालना है। तो इनको कैसे हल करेंगे, चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले पहला सवाल देख लेते हैं। हम यहाँ पे हल लिखेंगे और पहला सवाल हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला सवाल आपका दिया हुआ है 135 और आपको दिया गया है 225, यानी 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। लेकिन ये एचसीएफ जो निकालेंगे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, सवाल के अंतर्गत जब हम सवालों को बनाएंगे तो सारी चीज को बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए हम हल लिखेंगे और जो सवाल है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि आप यहाँ पे दिखाएंगे कि 135 जो है और आपका 225 जो है, इसमें कौन बड़ा संख्या है। जो बड़ी संख्या है उस संख्या की तरफ हम ये एरो लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, यहां से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ है, इन्होंने बताए थे, क्या बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आपका आर जो होगा ये छोटा होगा किससे, ये b से छोटा होगा। तो अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दें, यहाँ पे a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। ये एक एक चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको हम मिटा देंगे। समझिए, जैसे अगर हम कह दें कि दो संख्या से भाग लगा दीजिए 5 में, ठीक है, तो आप कितने बार में लगा देंगे, 2 बार में लगाते हैं और यहाँ पे बच जाएगा आपको 1। ठीक है, अब यूक्लिड जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या बताया कि जिस संख्या से आप भाग लगाते हैं वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका b। जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो संख्या होता है आपका a। और जितनी बार आप इसको लगाते हैं वो आपका Q हो जाएगा और जितना शेष रह जाएगा बच जाता है वो हो जाता है R। वो क्या हो जाता है, R। देखिए इसी को हम लोग हिंदी में भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। इसको हम लोग भाजक कहते हैं और जितनी बार में हम लगाते हैं उसको भागफल कहते हैं। इसको भागफल कहा जाता है और साथ ही साथ जो रह जाता है इसी को हम लोग शेष कहते हैं या शेष फल कहते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला भी होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ देंगे इसमें शेष को। किसको जोड़ेंगे, तो शेष को जोड़ेंगे, प्लस शेष कर देते हैं यहाँ पे शेष। अब ध्यान देंगे इसी बात को, इस भाज्य को हम क्या लिखते हैं, तो भाज्य को लिखते हैं a, बराबर में भाजक को लिखते हैं b, और गुना में है और भागफल को हम लोग लिखते हैं q, और शेष फल को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे r। तो आप समझ चुके होंगे a बराबर क्या होता है, यानी बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, तो ये शेष फल होता है। यूक्लिड इनको ये सारी चीजों को मानते हुए आगे बढ़े थे। तो चलिए उसी के इस थ्योरम पे, उसी के माने हुए चीजों पे हम लोग हल करना सीखते हैं। देखेंगे आगे, देखिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं अभी तक
कि हम लोग क्या किए, हल किए। हल करने के बाद दोनों संख्याओं को हम लोग लिखे हैं। इसमें ये दिखाए हैं कि कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, यहाँ पे आप एल्गोरिथम से यहाँ पे आप कह सकते हैं। इसके बाद ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। हम इतना लिख चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए करेंगे क्या, अब हम यहाँ से लेंगे स्टेप, यानी हम लोग पहला स्टेप लेंगे। पहला स्टेप क्या है तो आपको हम बता दें। पहला स्टेप के लिए आप क्या करें, आप कॉपी के किसी साइड में आप रफ लिख लें। हम भी रफ लिख रहे हैं, इसके जस्ट सामने में ये काम नहीं करना है, कहीं बगल में करना है। देखिए जो छोटी संख्या है 135, 135 से हम क्या करेंगे, 135 से भाग लगाएंगे किसमें, 225 में। 225 में जब भाग लगाएंगे तो कितनी बार में ये भाग लग जाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपको देखना है कि कितनी बार में ये भाग लग जाता है। चलिए देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो कितनी बार में, अगर 2 बार में लगाएंगे, अगर 2 बार में लगाते हैं तो 270 होता है, जो कि 270 है नहीं। एक बार में आप लगाएंगे 135, आप यहाँ पे इसको घटा दें तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा। 2 में से यानी 3 नहीं घटेगा, इनको 1 लेना पड़ेगा जो कि 12 होगा। 12 में से आप 3 को घटाते हैं तो 9 रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, ए होता है। जिस संख्या से भाग लगाते हैं वो बी होता है। जितनी बार में लगाते हैं क्यू होता है, और जितना रह जाता है वही हमारा शेष होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 225। बराबर में आप देखेंगे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे 225 बराबर में हो जाएगा आपका बी का वैल्यू है 135 गुना, यहाँ पे देखेंगे क्यू कितना है तो क्यू आ गया 1, और शेष कितना है 90, तो 90 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि शेष हमारा अभी 0 नहीं आया है। जब शेष हमारा 0 नहीं आया है, अब तब हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड लेना पड़ेगा। स्टेप यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड लेंगे। क्यों लिए सेकेंड, क्योंकि शेषफल हमारा 0 नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अब क्या करेंगे। अब जो हमारा शेषफल है, इस शेषफल से यानी 90 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे किसमें, 135 में। ठीक है, 135 में लगाएंगे। अब देखिए कितने बार में लगेगा, अगर 90 दूना हम देखते हैं तो 90 दूना 180 होता है। इसका मतलब है एक बार में ही लगेगा, 90 लगा दीजिए। उसके बाद इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 45। ये हो जाता है आपका ए, ये होगा बी, ये होगा क्यू, और ये होगा आपका आर। तो फिर हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता है, ए बराबर, क्या होता है ए बराबर, तो ए की जगह पे क्या है 135, 135 बराबर में बी क्यू, तो बी हो गया 90, और क्यू कितना हो गया 1, और आर कितना हो गया, आर हो गया 45। देखिए 45 क्या है, आर है, और आर आपका 0 नहीं आया है, इसीलिए आप लिखेंगे कि शेष जो हमारा आर जो है वो 0 अब तक नहीं आया है। जब नहीं आया है तो इसका मतलब है कि स्टेप हमारा आगे बढ़ेगा, और स्टेप हमारा थर्ड आएगा। थर्ड स्टेप क्या कहता है यहाँ पे, तो थर्ड स्टेप कहेगा कि जो छोटी संख्या है उस संख्या से भाग लगाएंगे किसमें, 90 में। तो 90 में जब भाग लगाएंगे तो 2 बार में 45 दूना 90 होता है, आप लगा देंगे और यहाँ पे 0 आ गया। अब आपका ए 90 हो गया, बी 45 हो गया, क्यू 2 हो गया, आर आपका 0 हो गया। तो स्टेप थर्ड कहेंगे, यानी ए बराबर यानी 90 बराबर, 90 बराबर में हो जाएगा 45 गुना 2, और शेष फल हमारा 0 है। जब शेष फल हमारा 0 हो गया तो हम यहाँ पे रुक के कहेंगे कि शेष हमारा 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा एचसीएफ जो है कितना आ गया, 45 आ गया। क्यों, क्योंकि 45 से पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45, क्योंकि इस 45 से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए, पहले सवालों को हल कर चुके हैं। अब जब हम पहले सवालों को हल कर चुके हैं, इसका मतलब है अब हमारा दूसरा जो सवाल होगा, यानी दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा सवाल आप देखिए कहता है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। चलिए दूसरे नंबर के सवालों को हल कर लेते हैं। दूसरा अगर सवाल देखें तो यहाँ पे हल लिखेंगे, ये क्योंकि ये 2 नंबर का हल है। ठीक है, या आप यहाँ पे लिख लें 2 नंबर का हल। ठीक है,
2 नंबर में दिया क्या है 196 और क्या दिया हुआ है 38,220 इसका हल निकालना है। ठीक है, अब इस दोनों संख्या में अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, दोनों संख्याओं को यहाँ पे हमको दर्शाना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 196 छोटी संख्या है जबकि 38,220 जो है वो बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे यूक्लिड का यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, एल्गोरिथम से। तो ये अभी जस्ट बताएं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये है a बराबर BQ प्लस R और R क्या है, R छोटा होता है। चलिए इसको एक बार और फिर से समझ लेते हैं, सवाल क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए सवाल मेरा यह था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना था और पहले सवाल का हम लोग हल कर चुके हैं और दूसरा सवाल है कि 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 196 छोटी संख्या और 38,220 जो है बड़ी संख्या। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एल्गोरिथम क्या कहता है, तो ये कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R आपका छोटा होना चाहिए B से। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहला स्टेप लिए थे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम भाग लगा दिए, यहाँ पे आप इसको घटा लीजिए, यानी एक पैसा लेके यानी 12 होगा, 12 में से 6 या 6 घटेगा, बचेगा 7, पैसा लेगा 17, 17 में से आप 9 को घटाएंगे तो 8 बचेगा और ये हो जाएगा 2, 2 में से यानी 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से क्या लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे। 9 से लगाइए तो 9 छा के 54 हो जाएगा और 5 रह जाएगा और 9 को 9 से गुना करते हैं 81, 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा, बच जाएगा 8 और 9 इकाई 9, 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपको 12, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये बच जाएगा 5, इससे एक पैसा लेगा हो जाएगा 15, 15 में से आप 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। इसके बाद ये बच जाएगा आपको 7 और ये तो आपका कट ही जाएगा, या 0 दे दीजिए या काट दीजिए। अब यहाँ से आएगा 0, 5 बार में लगाते हैं, 5 6 के 30, बच जाएगा 3 और 5 9 45 और 45 3 48, बच जाएगा 4 और 5 4 9 होता है। ये एक बार में ही यानी आपका कट गया, 0 हो गया। तो हम पहले ही स्टेप में कहेंगे यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 38,220 बराबर में बी की जगह पे आप देखेंगे क्योंकि ये हमारा ए होता है, ये बी होता है, ये आपका क्यू और ये आपका आर होता है। तो ए बराबर यानी 38,220 बराबर बी का वैल्यू है 196 और क्यू आ गया आपका 195 और आपका जो है जो शेषफल है वो आपका 0 है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि शेषफल जो है हमारा वो 0 आ गया और जब 0 आ जाता है तो हम जानते हैं कि हमारा एचसीएफ आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ, इसका जो एचसीएफ निकला कितना निकला 195। इस तरह से दूसरे नंबर के सवालों को भी हम लोग हल कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर, जो कि हमारा तीसरा सवाल क्या है, तो तीसरा सवाल है यहाँ पे, इसमें भी एचसीएफ ही निकालेंगे जिसमें दिया गया है 867 और 200 का 55, इसका यानी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए इसका भी एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो तीसरा सवाल है, यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे और तीसरे सवाल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल यहाँ पे देखेंगे तो कहता है 867 और दूसरी संख्या जो है वो है 255। तो 255 दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और आप देखते हैं यहाँ पे कि 867 है ये बड़ी संख्या है किससे, 255 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूक्लिड का यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग क्या होता है, ये हम जानते हैं ए बराबर BQ प्लस R और आपका R जो है ये छोटा होना चाहिए किससे, B से। और हम लोग पहले स्टेप की ओर बढ़ेंगे और पहला स्टेप हो जाएगा यानी बड़ी संख्या से बड़ी संख्या में हम लोग भाग लगाएंगे छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या 225 है, इससे 255 है, 255 से भाग लगाएंगे किसमें, तो 867 में। ठीक है, 867 में लगाएंगे तो देखते हैं कितने बार में आप इसमें लग जाता है। इसमें अगर हम देखें
तो आप 3 बार में लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 बार में लगाएंगे। 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 से लगाते हैं तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 16 और एक बच जाएगा, 3 6 1 7 हो जाएगा। आप यहाँ से घटा के देखेंगे 2 और ये 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप जो है वो पहला स्टेप क्या आया, यानी ए का वैल्यू देखेंगे तो ए का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया और ये आर का वैल्यू हो गया। तो 867 बराबर में बी का वैल्यू 255, क्यू का वैल्यू 3 और आपका जो आर आ गया 102 आ गया। और क्योंकि आर आपका 0 नहीं है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि शेष जो हमारा 0 नहीं आया। 0 नहीं आने का मतलब है कि आगे का स्टेप बढ़ेगा, यानी स्टेप जो है आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो देखिए सेकेंड स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि 102 से भाग लगाएंगे किसमें, तो 255 में। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 104, यहाँ पे लगाएंगे 2 बार में, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 204। ठीक है, आप इसमें से घटा लें, ये बच जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा। ये आपका बी होता है, ये आपका ए होता है, ये क्यू होता है और ये आपका आर होता है। तो सेकेंड स्टेप यानी हमारा जो ए है वो है 255, यानी 255 बराबर में यानी बी जो है हमारा 102 और क्यू इस बार कितना आया है, तो क्यू इस बार 2 आया है और शेष कितना आया है, वो आपका 51 आया है। जब 51 आया तो शेष तो हमारा 0 रहा नहीं, जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि आगे का स्टेप बढ़ेगा। आगे का स्टेप हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप हमारा थर्ड क्या कहता है, तो स्टेप थर्ड में हम लोग भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, तो 51 से यानी 51 से भाग लगाएंगे 102 में। कितने बार में, तो 2 बार में। 2 बार में आप लगा लेंगे तो इस तरह से ये कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। ये आपका ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आपका आर है। तो थर्ड स्टेप कहता है 100 यानी आपका जो ए है, ए का वैल्यू हो जाएगा 102 बराबर में बी यानी 51 और उसका गुना कितने बार में, 2 बार में। और शेष फल में क्या आया, 0 आया। जब शेष फल हमारा 0 आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा स्टेप आ चुका है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 867 और 67 था या 68 था, एक बार देख लेते हैं। सर 867 ही है, 867 और 255 का SCF हमारा जो SCF आया वो कितना है, क्योंकि 51 से पूरा का पूरा कट गया है इसलिए हमारा SCF यहाँ पे 51 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 के पहले 3 सवाल थे और तीनों सवाल को हम लोग आसानी से हम लोग बना चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें 3 सवाल था यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो प्रश्नावली 1.1 के पहले के यानी तीनों सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर के सवालों को हल करेंगे। चलिए दूसरा सवाल अगर यहाँ पे देखें तो क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको हम धनात्मक और ऋणात्मक बता दें, हम लोग जानते हैं। अगर थोड़ी सी बात कर ले, ये अंक के बारे में बात कर ले, तो अंक में जो होता है टोटल 10 अंक होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 उसके बाद 5 6 और 7 8 और यहाँ पे 9, बस ये 10 अंक है। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये इस 5 अंक में से कोई भी अंक आ जाए तो वो आपका सम होता है। क्या होता है, वो सम संख्या बन जाएगा। क्या बनेगा, सम संख्या बनेगा। अगर ये किसी भी संख्या के अंक में आता है तो ये यहाँ से आप विषम संख्या प्राप्त करेंगे। क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। ठीक है, विषम संख्या हम लोग को यहाँ से मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए या इसके अलावा 7 और 9 भी आएगा तो ये हमारा विषम संख्या होगा। जबकि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए तो इसको हम लोग सम संख्या मानेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब इस सवालों को आसानी से हम लोग इन सवालों को हम आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए इनको हल कर लेते हैं, पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको हटा लें। इनको साफ कर लेते हैं। चलिए सवाल जो हमारा है ये क्या कर रहा है, तो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए हल कर लेते हैं। हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद हम लोग माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, a तथा b है। ठीक है, जहां b बराबर में 6। अब ये 6 हम कहां से लिए हैं, तो याद रखिएगा ये 6 आपका लगा हुआ है। जब आपका सवाल होगा तो उसमें 6, 4 जो भी संख्या दिया रहेगा वो लगा रहता है। तो यहाँ पे हम b को 6 मान लिए। ठीक है, b बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे यूक्लिड का जब भी हम यूज करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आएगा। यहां से हम लोग जानते हैं, कि a बराबर BQ+R और R जो होता है B से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे R जो है B से छोटा होगा और B का वैल्यू क्या है, 6 है। इसका मतलब है कि R का जो मान होगा या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे शर्त है कि B से छोटा होना चाहिए, R जो है B से छोटा होना चाहिए और आपका जो B है वह 6 है। यहाँ पे देखेंगे 6 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, इसको B नहीं समझिएगा। ठीक है, तो R आपका जो 6 से छोटा होगा तो इसका मतलब 0 से लेकर 5 तक आ सकता है। चलिए अब जब इतना कर लिए तो समझिए आपका सवाल बन गया। अब हम लोग स्टेप 1 लगाएंगे, पहला स्टेप लगाएंगे और स्टेप 1 में क्या कहेंगे, क्योंकि स्टेप यही है a बराबर BQ+R। तो देखिए a का a बराबर में b का वैल्यू कितना है, 6। यहाँ पे देखेंगे 6 आया था तो 6 और q का q लगा रहेगा और r के जगह पे पहले हम लेंगे 0 तो 0 लगा दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप अगर देखेंगे, दूसरा स्टेप हो जाएगा हमारा a बराबर b की जगह पे 6, q का q रहेगा और r की जगह पे अब आएगा 1। ठीक है, फिर स्टेप हमारा तीसरा चलेगा। स्टेप तीसरा क्या कहता है, तो कहेगा a बराबर BQ तो 6q+R, R हमारा क्या होगा 2 आएगा तो 2 लगा दीजिए। इसके बाद स्टेप हम लोग चलाएंगे 4। स्टेप 4 क्या होगा, a बराबर b की जगह पे 6, q का q और r की जगह पे इस बार आएगा हमारा 3 तो 3 लगाएंगे। इसके बाद देखिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या कहेंगे, a बराबर b और q, b की जगह पे 6 लगाएंगे, q का q और r की जगह पे इस बार 4 आएगा तो 4 लगा दीजिए। इसके बाद अब देखेंगे स्टेप नंबर हम लोग 6। स्टेप नंबर 6 a बराबर b की जगह पे 6 और q का q और r की जगह पे इस बार आएगा 5 तो 5 लगा देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी जस्ट बताए थे जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए वो सम संख्या होता है। क्या होता है, वो सम होता है। जिसके अंत में 1 आ जाए वो विषम होता है। वो क्या होता है, विषम होता है। इसके बाद देखिए फिर 2 आ गया तो ये आपका सम हो जाएगा, क्योंकि आपको बताए थे सम के लिए कौन संख्या है, तो सम के लिए 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। और विषम के लिए क्या है, तो विषम के लिए आपको बताए थे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। देखिए जिसके अंत में ये आ जाए सम हो जाएगा और जिसके अंत में ये आ जाए विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 आया है तो विषम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आया है तो सम होगा और 5 आया है तो ये आपका विषम होगा। ठीक है, इस तरह से हम सारी संख्याओं को लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इस बात पे ध्यान दीजिए 6q + 0, उसके बाद 6q + 2 और यहाँ पे ध्यान देंगे 6q + 4 धनात्मक सम पूर्णांक है। ये आप कह सकते हैं सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक
पूर्णांक है, जबकि अब इस पर ध्यान दीजिए, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यही हमसे पूछा जा रहा था हल करने के लिए, और हम बता दिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 जो है ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है या विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 3 को ये हल कर चुके हैं और अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल देख लीजिए, और फिर से हम रिपीट कर देते हैं। सवाल ये था, यहाँ पे सवाल था, देखेंगे सवाल यह है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां की क्या था, कोई धनात्मक पूर्णांक था। ठीक है, कोई पूर्णांक था। देखिए यहाँ पे हम दर्शा चुके हैं 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 जो है क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस तरह से हम हल करते हैं और ये सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर यानी कहने का मतलब ये हमारा 3 होगा। सवाल नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को एक परेड में 32 सदस्यों वाले एक सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में यानी स्तंभों में मार्च करना है, तो वे अधिकतम कितनी स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब जो है, यानी एक टुकड़ी के पीछे दूसरी टुकड़ी जो है इसमें यानी समान संख्या में क्या करना है, सेना को खड़ा करना है। तो ये कितनी यानी हम पंक्ति लगा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ का है ना यूज करेंगे, यानी एचसीएफ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे और हमको दिया हुआ है 616 और संख्या में देख लीजिए और 32। इसमें देखेंगे 616 और 32 में कौन बड़ी संख्या है। ठीक है, 616 बड़ी संख्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम यूक्लिड का ही यूज करेंगे, विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सवाल है यहाँ पे, तो यूक्लिड का यूज जो करते हैं वो होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर, और आर जो है ये छोटा आना चाहिए किनसे, ये बी से, क्योंकि ये शर्त है, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताए थे कि यहां से हम चलेंगे स्टेप से। पहले स्टेप में देखेंगे कि पहले स्टेप में जो है हम 32 से डिवाइड करेंगे 616 में, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। एक बार में लगाएंगे 32, अब घटा लीजिए 11 में से यानी 2 घटेगा, 9 हो जाएगा, और 5 में से तो 2 हो जाएगा। अब यहां से 6 आएगा। अब कितनी बार में लग जाएगा, अगर हम लगाते हैं 9 बार में, 9 तो 27 1 28, देखिए 9 बार में लगाते हैं, 9 दूना 18, 9 तो 27 1 28। अब घटा लें, यहाँ पे बच जाएगा 8 और ये आपका कट जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं। तो 616 बराबर में 32 गुना 19 और जोड़ेंगे कितना, तो जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग 8 को। ठीक है, और 8 क्या है, शेषफल है, और शेषफल अगर 0 ना आए तो इसका मतलब है कि एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर सेकेंड में चलेंगे। स्टेप नंबर सेकेंड क्या कहता है, तो स्टेप नंबर सेकेंड कहता है कि आप 8 से भाग लगाएंगे किसमें, 32 में। इस 8 से भाग लगाया जाएगा किसमें, इस 32 में। कितने बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। तो आप 4 बार में यहाँ पे 32 बराबर 8 गुना 4 और शेषफल जो हमारा 0 है। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं सवाल क्या पूछा था उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा था, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अधिकतम कितने स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर जिन संख्या से पूरा का पूरा यानी भाग लगा है वो हो जाएगा यानी 8। आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 यानी 8 यानी स्तंभों की संख्या होगी जिसमें अधिकतम से अधिकतम हम सैनिक के टुकड़ों को शामिल कर हम मार्च कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल को और अगले सवाल को हम लोग हल करेंगे। अगला सवाल देखिए 4 नंबर में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m के रूप में होता है या फिर किसी पूर्णांक m के लिए यानी 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, जैसा हम सवाल नंबर 2 किए थे वैसे ही सवाल नंबर 4 भी हम लोग का हल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे और यहाँ पे मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि यहाँ भी धनात्मक पूर्णांक के ही बारे में बात क्या है, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक a और b है। यहाँ पे आपको मानना होगा a और b है, a और b है। अब याद रखेंगे यहाँ पे कि हमारा b जो होगा b बराबर कितना होगा, क्योंकि इसमें कितना लगा हुआ है तो देखेंगे 3m, तो ये 3 यहाँ भी देखेंगे तो 3m है, तो b हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, b हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा। अब आगे यूक्लिड का यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहां से चलेंगे और हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है BQ + R और R जो होगा वो B से छोटा होगा और R B से छोटा होगा। B है कितना, तो B है 3, इसका मतलब R का वैल्यू क्या हो सकता है, तो R का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, 1 और 2, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता है, 3 होगा तो फिर B के बराबर हो जाएगा, इसलिए R छोटा है B से, तो इसका मतलब है कि R का वैल्यू हो जाएगा R बराबर 0, 1 और 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। अब देखिए, अब यहां से हम लोग स्टेप लेंगे। पहला स्टेप में क्या होगा, तो कहेंगे a बराबर BQ, देखिए BQ + R, लेकिन B हमारा है कितना, तो B हमारा 3 है, तो B की जगह पे हम लोग 3 लेंगे, तो a बराबर 3Q + R और R की जगह पे हम क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3Q, यानी a बराबर में क्या 3Q, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 0 को जब ऐड करते हैं तो वही सेम संख्या यानी हम लोग को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आप गौर कर लीजिए, यहाँ पे कहा है वर्ग करने पे हमको 3m के रूप का आना चाहिए, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। तो जब वर्ग बोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग और इसका भी वर्ग होगा। ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर a ही होगा, a स्क्वायर ही होगा, और इसका a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको कहा है कि 3m के रूप का होना चाहिए, 3 यानी m के रूप का होना चाहिए, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और a स्क्वायर बराबर में हम 3 और इस पूरे को m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। कहेंगे जहां m बराबर क्या माने 3q स्क्वायर, क्या माने 3q स्क्वायर। तो देखिए पहला यानी हमारा आ चुका है। अब हम लोग स्टेप सेकेंड में चलेंगे, और स्टेप सेकेंड क्या है, तो स्टेप सेकेंड हो जाएगा मेरा a बराबर 3q और प्लस में 1, क्योंकि 0 हम ले चुके हैं, अब r हमारा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि स्क्वायर करने पे करा, वर्ग करने पे, तो 3q + 1 का भी होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9, यानी इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर, इस तरह से तोड़ेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 × 9 और q का स्क्वायर, 3 × 9 q का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 × 6 q और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर बराबर में है, a स्क्वायर बराबर में है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ लेंगे कॉमन। क्या लेंगे, आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए,
या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं। इस एक को जो लास्ट में एक लगा हुआ है इसको रहने दीजिए, इन दोनों के बीच देखिए या फिर इन दोनों के बीच देखिए, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें क्या बच जाएगा 6 है तो 6 को हम 3 गुना 2 लिखते हैं तो 3 तो बाहर आ गया, बच जाएगा 2 क्यू प्लस 2 क्यू। ठीक है, इतना। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर में ये 3 रहेगा ही रहेगा और इस पूरे को आप m मान लीजिए, m और प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे जहां हमारा m क्या है, m बराबर हो गया आपको 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो मुझसे मांगा जा रहा था कि 3 यानी यहाँ पे कहा जा रहा था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ला चुके हैं। इस तरह से हमारा यह जवाब हो चुका है। हम कह सकते हैं, है ना, इस तरह 3m तथा 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो सवाल बचे हैं उनको बनाएंगे और उनके आगे के एक्सरसाइज को भी हम लोग बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।